You cannot expect that you will be a stock market enthusiast and specialist and you'll also be a good doctor or programmer or a chartered accountant or a teacher or whatever. उसको भूल जाओ ना. Don't do it. उसको खेलने दो. Otherwise तुम सो नहीं पाओगे. यार मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, आज वो 80,000 हो गए, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, तो नींद खत्म. तो पूरी दुनिया का टेंशन तेरे सिर पे रहेगा अगर तुम स्टॉक मार्केट को अपना मेन बना लोगे. फिर कैसे माइंड एकदम डाइवर्ट हुआ? नो, डाइवर्ट नहीं हुआ. मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी मजबूरी में किया और मैं यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसको अदर सोसाइटी में इम्पोर्ट सीए कर रहा हूँ, तो वो तो कॉमर्स ही था. मैं महाराष्ट्र के टॉप स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ता था 12th स्टैंडर्ड में, एंड ऑल ऑफ अ सडन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्लास में आई वाज सिटिंग विद अ गाय फ्रॉम पुलगांव के बच्चे के साथ मैं क्लास में बैठा था जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. मैंने कहा मैं किसके साथ बैठ रहा हूं, मेरा क्या हो रहा है. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं आयुष बुर्डे और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो ये मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है जो कि मेरे इंस्पिरेशन के साथ है, क्योंकि मुझे लाइफ में ना सीए बनना था, मुझे सीएस भी करना था और तब जाके मुझे टीचिंग करना था. तो मैंने एक ऐसे सर को अप्रोच किया जिन्होंने सीए क्लियर किया, सीएस भी क्लियर किया एंड अभी वो टीचिंग करियर में है. तो मैंने उनको जाके अप्रोच किया कि सर क्यों ना आपके साथ एक पॉडकास्ट करते हैं. सर को अच्छा लगा मेरा आइडिया, तो सर ने बोले बिल्कुल करते हैं. तो आज हमारे सामने है सीए पवन सर, जो कि मेरे इंस्पिरेशन है, एंड उनके साथ हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, थोड़ी कन्वर्जेशन को डीप लेके जाएंगे एंड जानते हैं उनके जर्नी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो पवन सर, कैसे हो? आई एम गुड. ओके, तो ऑडियंस को हमारे ऑडियंस को थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपने कैसे सीए सीएस क्लियर किया, क्योंकि मैं अक्सर ये लोगों को जानता हूँ कि लोग ना 21 की उम्र में भी सीए बनते हैं. आई एम राइट? ओके, एंड एक मेरे ही भैया है जो कि 35 की एज में उन्होंने सीए फाइनल क्लियर किया. तो ये सच है या फिर अफवाह रहती है ऐसी सब? नहीं, इट हैपेंस. ओके ना. तो मेरे को भी जानना है आपके बारे में कि आपने कैसे ये सब किया, सीए सीएस क्लियर किया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहता है आई थिंक. ऐसा जनरली ऐसा होता है कि सबसे पहला इशू है कि सीए में स्टूडेंट्स जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं वो टियर 1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. ओके. जो ऐसा माना जाता है, जो इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स है उनको स्टैंपिंग की जाती है कि आप तो साइंस ही पढ़ोगे. हाँ. लाइक टॉप नीश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं. Exactly. उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को जिनको डॉक्टर बनना ही है, मन में है बचपन से, वो भी नीश स्टूडेंट होते हैं जो बचपन से ही सोचते हैं, जो सेकंड थर्ड ग्रेड में आके सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में. वो बंदा डिटरमिन्ड होता है. Exactly. वो नीट की प्रिपरेशन करता है, वो डॉक्टर बनता है. हाँ. और ऑनेस्टली हमारा इंडियन एजुकेशन सिनेरियो जो है, हम लोग अभी डेवलपमेंट की बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन सेक्टर में. तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, दीज आर द वेरी प्राइमरी प्रोफेशंस जिसकी इमीडिएट जरूरत पड़ती है. राइट. कॉमर्स इज एवरीवेयर, बट इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन लेना ये किसी को समझ नहीं आता है. सो सबसे पहले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये बना जाता है. और फिर ठीक है, अगर ये नहीं हो पाता है स्टूडेंट, तो फिर कॉमर्स में अच्छा करियर के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ में अच्छा करियर के हिसाब से, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने के अच्छे हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज करता है. तो जो बेस्ट स्टूडेंट होता है वो आता नहीं है यहाँ पे. वो ही समहाउ कम्स, या फिर वो कॉमर्स के लिए ऑप्ट करता है कि पापा का बिजनेस है, कॉमर्स कर लेते हैं, फिर अच्छी पढ़ाई के हिसाब से वो आता है. सो डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी 5th स्टैंडर्ड में, मुझे नहीं लगता आज इंडिया में किसी भी स्टूडेंट को 5th स्टैंडर्ड में मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना है, ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे. मुझे खुद को नहीं पता था. आई वॉज इन स्टैंडर्ड 11th जब मुझे पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन, ऐसा कुछ दमदार कुछ डिग्री होती है, मुझे 11th स्टैंडर्ड में पता था. इवन इफ आई वॉज अ गुड स्टूडेंट करिकुलम एकेडमिक वाइज, बचपन से ही दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है. आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट टिल स्टैंडर्ड 12th. आई माई सेल्फ वॉज अ साइंस स्टूडेंट. ओके. दैट इज हाउ इट वर्क्स. इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट, एग्जाम इज डिफिकल्ट बिकॉज इट गिव्स यू एन ऑनेस्ट मार्कशीट. सच बता रहा हूं मैं तुमको, इट गिव्स यू ऑनेस्ट मार्कशीट. स्कूल डेज में हम सब ने देखा है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंड दैट, है ना. एक आम स्टूडेंट क्या लिखता है, हर स्टूडेंट क्या लिखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, उसमें वो फीचर्स के आंसर लिखता है. ओके. 3 पॉइंट के बाद वो एडवांटेजेस जोड़ देता है, चौथा 5वां पॉइंट, और टीचर उसे मार्क्स भी दे देती है. उसे लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यू गेट वैल्यू फॉर व्हाट यू हैव रिटन. इफ इट इज एक्यूरेट यू विल गेट मार्क्स. ओके. सब लोग कहते हैं ना मार्क्स नहीं मिलते, 100 on 100 मार्क्स भी मिलते स्टूडेंट्स को.
इफ एवरीथिंग इज करेक्ट. बट हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है कि हर बच्चा पास होते रहना चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऐसा कोई स्कीम ही नहीं है. उनको चलता है 100 में से अगर 10 बच्चा भी पास हुआ चलता है उनको. 10% रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल टू ICAI. हाँ. 100 में से 15% स्टूडेंट पास होते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल टू ICSI. दे गिव द ऑनेस्ट मार्कशीट इन योर हैंड एंड दिस इज वेयर द रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क. डिटर्मिनेशन से, विलिंगनेस से स्टूडेंट 21 की एज में भी पास हो जाते हैं और एकदम हाई एंड डेडिकेशन से मेहनत कर करके 35 के एज में भी एक बच्चा क्वालिफाई कर जाता है. आई एम इन टू टीचिंग करियर सिंस 2011. 12-13 साल हो गए अब. मैंने अपने पापा की उम्र के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. ओके. बिकॉज जॉब्स तो कर रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं है तो उस लेवल का वैल्यू नहीं मिल पा रहा शायद सैलरी में या फिर डेजिग्नेशन में. तो आई हैव टॉट स्टूडेंट्स ऑफ द एज ऑफ 55, 52, 58. CSCS वाले. या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. मतलब इसका कुछ एज कोई एज लिमिट नहीं है. ओके. कोई एज लिमिट नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल पूरी एग्जाम में 50% लाने हैं. कोई आपको रैंक लाने की जरूरत नहीं. आ सकता है तो अच्छी बात है. सबको अपना अपना 50% लाना है. नो कंपटीशन. आपकी एक ही बंदे से कंपटीशन है, खुद से. बस दैट्स इट. तो इसमें ऐसा कुछ पास हो गए तो फिर आप सीए बन गए. That's it. That's it. No rank is required. No rank is required. There's no entrance exam. आपके 10th standard में 50% है, 12th standard में 50% है. Welcome to Chartered Accountancy course. If you can pursue. ओके, राइट. सो मैंने एक बात नोटिस की है. आपने बोला कि 12th तक के आप साइंस थे. Yeah. फिर कैसे माइंड एकदम डाइवर्ट हुआ? No, divert नहीं हुआ. मैंने Chartered Accountancy मजबूरी में किया. मजबूरी में? Yeah. कैसे? तो ऐसे इसका. So I was a good student. स्कूल में भी थर्ड, फोर्थ, सेकंड रैंक के साथ था. फर्स्ट नहीं आ पाता था मैं क्योंकि देयर वाज अ गर्ल नेम नेहा जो हमेशा फर्स्ट आती थी. तो फर्स्ट तो नहीं आ पाया मैं कभी. बट या आई यूज्ड टू चेस दिस निखिल, नेहा गाइज. हमेशा मैं चेस करता चला गया. एंड फिर हम सबको डॉक्टर बनना था. जो हमारे ऑफ कोर्स जो हमारे क्लास के नीश स्टूडेंट्स थे, नेहा, मैं, हमको डॉक्टर बनना था. निखिल को बिट्स पिलानी में पढ़ना था. ठीक है. तो हम सब ने मेडिकल एंट्रेंस दिया. निखिल ने बिटसैट दी. बिटसैट राइट? बिटसैट है ना? इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. एंड आई स्कोर्ड 90% इन 10th. आई स्कोर्ड 95% इन 12th. और एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा. इट वाज नो बिग डील. मेरा सारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डॉक्टर्स है. सारे डॉक्टर्स है मेरे. वी आर 5 कजिन्स. 4 ऑफ देम आर डॉक्टर्स. मैं सबसे छोटा हूँ. जो कि सीए बन गए. तो जो बड़े भैया करते हैं वही हम करते हैं. राइट. तो भैया हमारा खुद का हॉस्पिटल है. तो पूरा सेटअप है. हमको सिर्फ डॉक्टर बनना था. अब सारे बाकी मेरे सारे भैया मेडिकल में थे. कोई JMC में था, कोई लता मंगेशकर में था. और फिर हमारा मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आया तो 12th में तो 95% थे. लेकिन मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया तो उसमें जो कट ऑफ था मैं वो ब्रीच नहीं कर पाया. ओके. फिर आई गेव द एग्जाम अगेन. 1 साल मैंने ड्रॉप लिया. फिर से मैंने एग्जाम दिया. डॉक्टर का मेडिकल एंट्रेंस. सब अभी नीट कहते हैं. उस जमाने में PMT कहा जाता था. आई गेव द एग्जाम अगेन. फिर से कट ऑफ ब्रीच नहीं कर पाया मैं. ओके. उस वक्त आई वाज वंडरिंग समथिंग इज ऑफ. ऐसा नहीं है कि हम क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम, बट हो नहीं रहा है. अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा 1 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया. दैट्स इररिलेवेंट. इफ यू कैन नॉट कट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यू कैन नॉट गेन दैट कट ऑफ मार्क्स. यू फेल टू क्वालिफाई. इवन इफ यू पास द एग्जाम यू फेल टू क्वालिफाई. तो उसके बारे में बात नहीं करते. फिर बात चल रही थी कि लता मंगेशकर में एडमिशन लेंगे तो 30 लाख लगेंगे, 40 लाख लगेंगे, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा. तो we were talking a lot of about money. No one was talking about कि यार डॉक्टर बन के कैसे डॉक्टर बनना है. ये बात ही नहीं हो पा रही थी. हर जगह यही कि अब पवन को भी पैसा लगेगा. ये बात हो रही थी बार बार. तो आई जस्ट वंडर्ड कि यार पैसा इतना इंपॉर्टेंस कहाँ से आ गया ऑल ऑफ अ सडन. मैंने तो पैसे की इतनी चर्चा नहीं सुनी थी. क्योंकि तभी स्कूलिंग भी बहुत महंगी नहीं होती थी. ट्यूशन क्लासेस भी इतनी महंगी नहीं होती थी. एवरीवन वाज वेल विद इन द बजट. ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा क्रैम्प फील हो रहा था मुझे फैमिली में. यार कुछ तो ऑफ है. फिर मैंने कहा, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि पैसा इज प्रीडोमिनेंटली वेरी इंपॉर्टेंट. तो माई मामा यूज्ड टू वर्क इन ब्रिजस्टोन. ही वाज द जनरल मैनेजर देयर.
एट दैट टाइम. मैंने कहा मामा यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट दैट स्मूथ हाउ इट शुड बी. तो मैंने कहा बहुत पैसा पैसा बहुत इशू बन रहा है मामा. तो मेरे एक नेबर थे सावरकर अंकल, उनका बेटा भी मेडिकल एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाया, उसने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी एंड ही वाज आल्सो ब्राइट. तो उनके अंकल बोले कि अभिजीत ने किया है, आप भी ट्राई करो, अच्छा कोर्स है. और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है. मेरे मामा ने भी सपोर्ट कर दिया, वो अंकल ने भी बताया मुझे, और पैसा का फील्ड है, मुझे समझ गया था कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसों का फील्ड है तो ये करते हैं. अब मुझे ये नहीं पता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी दो अलग अलग कोर्सेस है, ये नहीं पता था मुझे. मुझे ये भी नहीं पता था कोर्स में सब्जेक्ट कौन से, कुछ नहीं पता. मैंने रैंडम एडमिशन ले ली. मैंने पहले ट्यूशन क्लास में एडमिशन ली, फिर मुझे पता चला कि सीए का रजिस्ट्रेशन आईसीआई में होता है. दैट वाज द लेवल ऑफ अंडर इंफॉर्मेशन आई हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स व्हाटसोएवर. कुछ नहीं पता था, हम बस रैंडमली जाके पूरे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इवन इफ आई वाज अ गुड स्टूडेंट. फिर आके बैठ गया पहली क्लास इकोनॉमिक्स की. मैंने कहा यार ये तो सब्जेक्ट ही नहीं पसंद था मुझे. Apparently I'm a teacher for economics today, but that day was a very difficult day for me. The first day of my CA का ट्यूशन क्लास, that day was a very difficult day for me, क्योंकि मैं जब 12th पढ़ता था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, like Chinmay used to sit on my left, Bhushan used to sit on my right. I had 95%, Chinmay had 98.6%, Maharashtra state rank first. Bhushan had 98.6%, Maharashtra state rank first. ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, दोनों बिटसैट में डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन महाराष्ट्र का रैंक 1 था तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए बिट्स पिलाने के लिए. और मैं यहां पे कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूं, जिसको वधर्भ सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट, सीए कर रहा हूं तो वो तो कॉमर्स ही था, तो इतना अप्रिशिएट कोई कर नहीं पा रहा था उसको, मैं खुद भी नहीं. मैं महाराष्ट्र के टॉप स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ता था 12th स्टैंडर्ड में, एंड ऑल ऑफ अ सडन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्लास में आई वाज सिटिंग विद अ गाय फ्रॉम वर्धा के पास ही पुलगांव के बच्चे के साथ मैं क्लास में बैठा था, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. मैंने कहा मैं किसके साथ बैठ रहा हूं, मेरा क्या हो रहा है, व्हाट एम आई डूइंग. डे 1 वाज वेरी पैथेटिक, ऐसा आंख में पानी लेके बैठा था मैं डे 1 पे. इट वॉज अ डिफिकल्ट डे, बट ठीक है, 15 दिन में 20 दिन में आई गॉट सेटल्ड. फिर मुझे ध्यान में आ गया कि शुड बी गुड. आई फाउंड फ्रेंड्स, आई फाउंड लाइक माइंडेड पीपल. कॉमर्स में आपको बहुत नीश क्राउड की उम्मीद नहीं कर सकते आप, बिकॉज वी लिव इन नागपुर, वी डू नॉट लिव इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई. आप यहाँ रहते हो तो आपको अलग लोग मिलेंगे. आई डिड नॉट गेट गुड कंपटिशन, बट जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं दिस फील्ड इज गुड, धीरे धीरे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं 50% तो ला सकता हूँ. इतना मुझे पता था, इतना आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ. और मुझे कोई ने बताया नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं सीए करते करते कि इट शुड बी अ डिफिकल्ट कोर्स. तो जब मैंने अपने जहन में लिया ही नहीं कि डिफिकल्ट कोर्स है, तो मैंने फील ही नहीं किया कि डिफिकल्ट कोर्स है. ऑनेस्टली मैंने जितनी 12th में एफर्ट्स डाले थे पीएमटी की प्रिपरेशन के लिए, उतने मैंने पूरे, जितना मैंने वो 2 साल में पढ़ा था 12th की पीएमटी की प्रिपरेशन के लिए, उतना मैंने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ा है. फिर भी आई क्वालिफाइड. इट इज जस्ट दैट कंसिस्टेंट एफर्ट दैट यू नीड टू पुट इन, जो नहीं करता है स्टूडेंट सीए में, एंड इस कारण समय लग जाता है और कोई रीजन नहीं है. ओके तो आपने जैसा बोला कि आपने 11th और 12th के बाद एक और ईयर ड्रॉप लिया था. हाँ, आई टुक अ ड्रॉप. तो आपने पीसीएम लिया था, पीसीबी, अब दोनों लिया? अब इसमें भी एक स्टोरी है. अब सब डॉक्टर ही बनना था, मैथ्स ही छोड़ दिया मैंने. 11th 12th वाज स्टडीइंग विदाउट मैथ्स. अगर मैं मैथ्स नहीं छोड़ता तो शायद इंजीनियरिंग कर लेता मैं, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन जो डॉक्टर्स थे वो मैथ्स ड्रॉप कर देते थे 11th के बाद. ट्रेडिशन था घर का हमारे. तो आई हैड 95% in maths subject in 10th. I was good at it. Still I dropped it for no reason. बस ड्रॉप कर दिया. क्यों? भैया ने बोला मैथ्स का क्या करेगा, ठीक है भैया, तो मैथ्स छोड़ दिया. That was a very bad decision to be honest, but it's okay. तो मैथ्स ही नहीं था तो पीसीबी था, जो भी करना था अब डॉक्टरी था. आगे कुछ था ही नहीं मेरे पास करने के लिए, दूसरा कुछ था ही नहीं मेरे पास करने के लिए. मेडिकल ड्रॉप कर दिया.
अब चार्ट अकाउंटेंसी भी ड्रॉप कर देता क्या मैं? तो ये मेरे पास इकलौता रीज़न था कि मैंने पास करना ही था एग्ज़ाम, मैं मजबूर था एग्ज़ाम पास करने के लिए। ओके, तो सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले या फिर थोड़ा टाइम वाइम लगा? आई टुक एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इन सीए फाइनल्स, ठीक है, यानी कोई मैं उसके लिए रीज़न नहीं दूंगा, बट या दैट दैट आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली कि ठीक है, पढ़ के भी सीए में फेल हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ 4.5 year कोर्स, आई टुक 5 years, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगा, बट या दैट मेड मी अ बेटर टीचर टुडे, आई वुड से, ठीक है। यानी मैं आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट, अकाउंट सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था फाइनल में, एग्रीगेट 50% भी नहीं बना था, लेकिन आई फील दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उसने मुझे, वो फेलियर ने मुझे हम्बल बनाया। तो आई टुडे आई एम अ टीचर एंड आई कुड एम्पथाइज विथ माई स्टूडेंट्स, कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा फेल हो जाता है तो मैं आई कैन गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ एम्पथी। मैं बोल सकता हूँ बेटा तूने पढ़ाई की होगी फिर भी फेल हुआ होगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम है, इफ़ यू डिजर्व टू पास वंस एंड इफ यू स्टिल फेल्ड यू विल सर्टनली क्वालिफाई इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये मैं बोल सकता हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। तो आपने सीए किया, फिर उसके बाद सीएसबी करने का कैसा कुछ सोचा? नहीं, मैंने साथ में एडमिशन ले ली थी ना, मुझे पता ही नहीं था दो अलग अलग कोर्सेज हैं, मुझे लगा ये एक साथ करना ही है, ऐसा लगा मुझे। दोनों एक साथ ले सकते ले सकते हैं, तो मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं था कि ये अलग, मुझे पता ही नहीं था हाँ। कि कोर्स ही एक था, लगा मुझे ये करना तो ये भी करना पड़ता है। फिर सीएस में एडमिशन लेने के बाद मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ग्रेजुएशन भी रहता। उसके बाद आई टुक इट, आई डिड इट इन द सेम मंथ, इट एवरीथिंग हैपेंड इन द सेम मंथ, लेकिन पता कुछ नहीं था बिकॉज बाद में पता चला कि सीएस ग्रेजुएशन नहीं है तो बीकॉम भी करना पड़ता। तो बीकॉम करने गए तो वहाँ पे भी बिकॉज 12 की परसेंटेज अच्छे थे तो एडमिशन में दिक्कत नहीं हुई, बट मिस इन्फॉर्म्ड बहुत था मैं। आई वुड से आई वाज लकी टू गेट थ्रू एवरीथिंग टुगेदर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी दोनों मैंने साथ में किया। थोड़ी प्रॉब्लम, हल्की सी प्रॉब्लम तो आती है एक कोर्स पढ़ते वक्त, बट देन आई वाज वेरी मच डिटरमिन्ड कि यार मुझे करना ही है, मैं कर लूँगा। यानी 2-3 लोग थे ऐसे बोलने वाले कि लोग दो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं होता तो को 2 कोर्स साथ में करने क्यों करने वगैरह वगैरह, बट देन आई डिड नॉट पे एनी हिट। मैंने कहा डिसाइड कर लिया, आप प्रूफ करेंगे। तो वन ऑफ द रीज़न आई फाइंड कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं था कॉमर्स वाला कि जो आपको गाइड कर सके, है ना? तो उससे एक और चीज़ निकल के आती है, फिर आपको सीएस में बहुत मन लग गया था, पढ़ाई वढ़ाई सब हो रही थी, एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे, फिर आपने कॉर्पोरेट में जॉब किया या फिर डायरेक्ट शिफ्ट हुए टीचिंग नो, करियर में? आई टेल यू, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा था ऑनेस्टली मुझे पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माई हार्ट वॉज स्टिल देयर विद द साइंस थिंग। तो उस नॉन डॉक्टर बनना ही था ना यार, मेरा हॉस्पिटल है हमारा खुद का यार। मेरे सारे 5 में से आई वॉज द ब्राइटेस्ट अमंग माई कजिन्स, ऑल ऑफ देम वे बिकमिंग डॉक्टर्स एंड समहाउ आई कुड नॉट बिकम। तो वो था मेरे दिल में, बहुत सालों तक था वो, और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, बट ठीक है मुझे पता था कि 50% लाने हैं तो 50% तो ला ही लेंगे। इस हिसाब से तो मैं आई वॉज नॉट वरिड कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं करते चला गया, ठीक है। लेकिन तो हल्का सा तो दिल में मेरे था पूरी पढ़ाई करते वक्त कि साइंस में इंटरेस्ट मुझे है, मेरा हल्का दिल में था। और फिर आई वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। सीए बनने के 15 दिन बाद आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन, राजगोपाल संघी। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, हम लोग टेस्ट सीरीज कहीं साथ में देते थे, तो उसने मुझे देखा था एंड आई वॉज ऑल्सो with him in one of the tuition classes at Pune. So he had seen me. ऐसा मुझे तो ध्यान में नहीं था, राजगोपाल मेरा पहचानता ही नहीं था मैं इसको, बट ही न्यू मी somehow. तो he called me one fine morning. I was on a morning walk. उसने कहा कि पवन आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे क्या? अब मैंने, हमारा सीए बनने के बाद ओरिएंटेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओथ वगैरह होती है प्रॉपर, जैसे डॉक्टर्स ओथ होती है वैसे, तो वहाँ मिला था। तो उसने मुझे बोला था राजगोपाल ने मुंबई में कि अब मैंने एकेडमी ओपन करी है, कुछ पढ़ाओगे क्या? मैंने ऐसी, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो सब्जेक्ट का नाम लेके ऐसे ही बोल दिया था मजाक में कि हाँ सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट होता था इसका, ये पढ़ा दूंगा मैं, ऐसे ही बोल दिया था मजाक में एकदम। 20 days आफ्टरवर्ड्स ही कॉल्ड मी कि आपका बैच अनाउंस किया है 25 सितंबर से नागपुर में। मैं वाज इन पुणे तभी, आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। 25 सितंबर से आपका बैच अनाउंस किया है। ही टोल्ड मी ऑन 11th सितंबर। ठीक है, मैंने पापा से डिस्कस किया, पापा कह रहे थे कि ठीक है तुझे मेरे साथ रहने मिलेगा, हमें तेरे साथ रहने मिलेगा, जॉब करेगा तो हम लोग कभी साथ में नहीं रह पाएंगे। तो आई केम डाउन टू नागपुर, आई स्टार्टेड विद द बैच।
On day 1 I had 4 students, and after 15 days when the batch ended I had 11 students. Then I had some inquiries. I started with the second batch. I had 8 students. Then in the next batch I had 2 students. अब ये था पहला अटेम्प्ट. वो जो 2 स्टूडेंट्स आए थे वो एग्ज़ाम से 8 दिन पहले आए थे. सीए फाइनल का एग्ज़ाम 2 नवंबर से स्टार्ट होना है. ये मेरे पास आए दोनों 25 अक्टूबर को कि आपके पास हमें क्लास करनी है. मैंने कहा तो 25 अक्टूबर को सीए जैसा कोर्स का सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट तो 25 अक्टूबर को आ रहा है, 2 तारीख को देखो पेपर देना है. भाई मैं गारंटी नहीं लेता. बोले सर आप पढ़ाओ तो हमको. उन 2 स्टूडेंट्स में से गोपाल राठी एंड गौरव कौशिक, ये दोनों बंदे थे. वो मुझे इनके बारे में कुछ आता पता नहीं. उनके ऑफिस में उन्होंने किसी से सुना था कि पवन सर कोई पढ़ा रहे, पुणे स्टाइल में पढ़ा रहे, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने, आई स्टडीड इन पुणे नो, तो दे जस्ट लेबल्ड मी कि पुणे स्टाइल में पढ़ा रहे. ये हुआ एंड आई टॉट देम. मैं 5 दिन में मैं जितना पढ़ा सका उतना पढ़ाया मैंने. इन दैट अटेम्प्ट गोपाल राठी स्कोर्ड 58 आउट ऑफ 100. गौरव कौशिक स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 100 इन दैट सब्जेक्ट. और दोनों बंदे उस अटेम्प्ट में चार्ट अकाउंटेंट बने. और सीए में अगर आप सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है. 100 में से 60 मार्क्स को करो, इट्स टू मच. तो गौरव कौशिक का एकदम ऐसा लेबल बना पूरे नागपुर में. और जो मैंने पहली बैच पढ़ाए थे उसमें से 11 में से 5 स्टूडेंट्स मेरे ही साथ में पढ़े हुए. जब हम सीए फाउंडेशन में साथ में थे वही मेरे फ्रेंड्स ही पढ़े थे आधे लोग. तो उसमें से एक बंदा था कौस्तव बरात, चेस प्लेयर. इंडिया लेवल की रैंकिंग थी उसकी चेस में. अपेरेंटली ही वॉज अ रेडियो ऑफ नागपुर. हैड गुड कनेक्ट्स वगैरह. वो भी पढ़ के मुझसे पढ़ के वो भी अटेम्प्ट में पास हो गया. उसको 55 मार्क्स थे. एग्रीगेट एकदम 400 बना था उसका, 800 में से 400. और 55 मार्क्स, वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उस सब्जेक्ट में जिसमें वो फेल होता था पिछले 2 अटेम्प्ट से. ही पास एंड उसने जो नाम फैलाया, सो देयर वाज नो वॉच. नो तो मुझे जॉब करने की कभी सोच में भी नहीं आया, बिकॉज आई हैड अ गुड लिफ्ट ऑफ सक्सेस इन माई टीचिंग करियर विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड विद द रिजल्ट एज वेल. सो कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट आए मेरे सब्जेक्ट में. सो फिर उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई जॉब की. एंड इट ऑल वर्कड वेल. आई हैड अ गुड नेम इन नागपुर. ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मी. माय पेरेंट्स, माय बड़े पापा, मेरे कजिन्स मेरा नाम सुनते थे उनके पेशेंट्स के मुंह से. सो एवरीथिंग हैपेंड फॉर गुड. सो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे फिज़िक्स के सर, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ. तो मेरे को ना उनके जैसे बनने का रहता है कि मैं उनके समान क्यों ना बनूं. तो मैं देखता हूँ कि मम्मी अपने पेरेंट्स जो रहते हैं ना, उसके बाद सबसे हमारा पिलर रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, वो हमारे टीचर्स रहते हैं. अगर अच्छा मिल गया ना, लाइफ बन जाती है. अच्छा नहीं मिला ना, कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है. अभी जस्ट मैं एंटर किया कॉलेज में ना ऐसे ऐसे रिलेट करने वाले टीचर्स नहीं मिलते आपको. उनका क्या है, फर्स्ट ईयर में 1500 स्टूडेंट्स है. हमारे अभी ऑनलाइन मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग होने वाली थी, तो पापा बोले चल मैं जाता हूँ कॉलेज में तेरे. मैं पूछूंगा कि आयुष तू टीचर्स को कि तू पढ़ता है क्या. मैंने बोला आप क्या बोलोगे टीचर को कि मेरा बेटा आयुष बुर्डे है, वो पढ़ता है क्या. वो बोलेंगे भाई कौन आयुष बुर्डे, नहीं जानता कोई. तो 11th-12th वाले में जी या फिर कोई भी ऐसे हो गए, वहाँ में ना आप टीचर्स को रिलेट कर पाते हो. तो मैं 10th तक के मैं एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज स्टूडेंट. मेरे को इतना पढ़ाई में कुछ नहीं लगता था, लेकिन 11th-12th में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया. और इसमें मैनिफेस्टेशन भी बीच में आया, मेरे स्पिरिचुअलिटी में बहुत चला गया था और वो चीज़ें काम की. Or to be honest, this is a very popular word of late. I had never heard about this word when I was studying CA. Manifestation ये word तो मुझे नहीं पता था, लेकिन यार मैं मेडिकल ड्रॉप कर चुका था. मैं आधे लोगों के सपने तोड़ चुका था. मैं खुद का सपना तोड़ चुका था. मैं पूरे घर वालों से लड़ के कॉमर्स में जा रहा था जो वो नहीं चाहते थे. मेरी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं चाहती थी मैं कॉमर्स पढूं, गिवन हाउ ब्राइट आई वाज. तो मैं मेडिकल छोड़ दिया था. अब मैं सीए भी छोड़ देता क्या, तो मेरे पास फेल हो गया था. सेकेंड अटेम्प्ट में एक पेपर डिफिकल्ट आया था एकदम, वो बन नहीं रहा था कुछ. 100 में से मुझे पूरा मिला के 26 मार्क्स का पेपर आ रहा था अच्छे से, जो मुझे आ रहा था. 40 मार्क्स. आई रोट द पेपर और मैं इतना डिटरमिन्ड था कि भाई मैं तीसरा अटेम्प्ट नहीं देख पाऊंगा. मुझे ये पास करना ही है.
I kept on writing the paper, I kept on writing the paper, I kept on writing the paper. I knew for only 26 marks. मैं ये तो क्लास में भी बताता हूँ. I wrote the paper for 96 marks. And I got 42 marks. I don't know. This is where I think I must have manifested कि भाई मुझे तो ये पास करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. I need to get through this exam. So I guess that moment where I decided even if you do not know this paper fully, but you still have to pass it. You still have to get a 40 out of it. I wrote the paper for 96 marks. Otherwise, everyone would have given up the paper after 60 marks का paper, attempting that paper. कि आप कितना बुरा लिखोगे यार. एक पॉइंट के बाद अंदर बोलता है ना कि मत लिख यार, ये क्या लिख रहा है तू. I kept on writing. That is the point where I felt that I manifested. I recently learned this word. So that is the point where I manifested and I feel that helped me a little. Yeah. तो ये तो हो गई करियर रिलेटेड बात. लाइफ में कभी किया है मैनिफेस्टेशन? To be honest, no. I wanted to become a doctor and I dearly wanted to become a doctor. मेरी स्कूल के बाजू में हमारा हॉस्पिटल है. वो हमारी स्कूल से भी बड़ा था. Everyone knew that I would become a doctor, but I couldn't become. So for me, it did not work much, I would say. I also told you that do not plan your career. Let it happen. Wonderful things happen when you do not plan it. And things go miserable when you over plan it. Sometimes go with the flow. Everything will happen good. Today, our parents are so supportive. आजकल की generation के parents are so supportive. जो भी all the kids who are born after 2000, I feel they're very blessed to get good parents. देखो ये मैं on an average बोल रहा हूँ मैं. They let you experiment. All of you will do extremely good, given you make the most out of your period of given to you for experimentation. ठीक है, it will work for you because you will get some time. You get a breather. हमारे ज़माने में थोड़ा कम था ऐसा नहीं था एक्सपेरिमेंट का टाइम. हमारे पेरेंट्स के ज़माने में तो ना मैनिफेस्टेशन थी ना एक्सपेरिमेंटेशन था. मजबूरी इतनी थी. तो कोई मजबूरी से सक्सेसफुल बन जाएगा, कोई एक्सपेरिमेंट से, कोई मैनिफेस्टेशन से. इट ऑल डिफर्स एंड डिपेंड्स ऑन द एरा. बट ठीक है, वेस्ट करने वाले आज भी टाइम वेस्ट करेंगे. मेहनत करने वाले, जैसे तुमने 12th में ही काम करना था, तुम्हें 2 महीने भी वेस्ट नहीं करने थे, है ना. ये फीलिंग ही आना अपने आप में सक्सेस है. ये फीलिंग ही नहीं आती आधे लोगों में. मुझे तो नहीं आई थी कि मुझे काम करना है. नहीं, आई वॉन्टेड टू एन्जॉय माई हॉलीडेज. आई वर्कड हार्ड फॉर 2 years. ऐसा था. कीप वर्किंग, एवरीथिंग विल हैपन. कीप वर्किंग एंड मैनिफेस्ट कि ये मुझे करना है, ये ऐसा होना चाहिए. इवन इफ यू डू नॉट नो द वर्ड, बट बिलीव सिस्टम अगर स्ट्रांग है, बस हो जाएगा. या यूनिवर्स में करते हो बिलीव? Yeah. Of course. There is a power because when you radiate the energy, it comes back to you. So there is something which is rotating around us. You do something good, it comes back to you in some or the other way. ठीक है, and I felt it. ऐसे मुझे एकदम example याद नहीं है, instance याद नहीं है, but it comes down to you. Whenever I'm in a fix, I get some or the other rescue because I've helped people in their bad times, and everyone gets a feeling of that. I think there is this universality is there. Everything is around it. Do good, it comes back to you. क्योंकि यूनिवर्स में भी पहले बिलीव नहीं करता था. पहले लोग बोलते थे ये कर लो, भगवान का ये है, मेडिटेशन वगैरह. मेडिटेशन बहुत मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आया. पहले मेरे घर वालों से आप लोग पूछोगे मैं कैसा था, एकदम शरारती बच्चा. 7th 8th तक के तो मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए थे स्कूल में. मम्मी तो जाती ही रहती थी, महीने में जाती ही रहती. तो फिर 10th के बाद से ना मेरे लाइफ में मेडिटेशन ऐसा कुछ चीज़ें आई. घर वाले बोलते थे 15 मिनट तो शांत बैठ, मेरे से नहीं होता था. मैं एकदम चिड़चिड़ा चंचल बच्चा, 2 मिनट में इधर ध्यान, 2 मिनट में इधर ध्यान. 15 मिनट में मेडिटेशन चालू किया, अभी तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ. इतना शांत लगता है ना, इतना मतलब तुम्हारा जितना माइंड कूल रहेगा ना, उतनी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर पाओगे. तो ये तो था मेडिटेशन वाला फेज़. तो यूनिवर्स बिलीव करता हूँ मैं भी. कैसा, मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर तुम चीज़ें कुछ किताब में लिख दो ना, तो वो चीज़ें पूरा यूनिवर्स तुम्हारे उस काम को लेके ना इतना पूरी पावर लगा देता है उस काम को होने के लिए. और ये चीज़ सही है. मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी 11th 12th में कि मुझे ये चाहिए, आज वो चीज़ें हो रही है. तो जैसा कि आपने बताया आप सीए हो, तो मैंने क्या चीज़ें नोटिस की है कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत चलते रहते हैं. तो मैंने 10th के बाद ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे कि इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट करो, ये करो. वॉरेन बफे की बुक्स भी है, तो मैंने वो पढ़ा.
उसने क्या था, बर्कशायर हैथवे के शेयर्स वगैरह बहुत अर्ली एज में, आई गेस 11 या 13 के एज में उसने परचेस करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अभी जैसे ही मैं 18 का हुआ उसके बाद मैंने बहुत स्टडी पहले से कर चुका था। उसके बाद ना मैंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट में देखा, स्टॉक मार्केट में देखा। तो आप मैं इसमें बिलीव करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टॉक मार्केट? ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, क्योंकि इफ यू गिव अ कंपनी देयर मनी, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो इट, एनालाइज द कंपनी, मेक श्योर दैट इट इज बीइंग डूइंग गुड सिंस क्वाइट अ व्हाइल, चेक आउट इट्स रेपुटेशन, इन्वेस्ट। आपने अपने हार्ड वर्क का कुछ पार्ट उस कंपनी को दे दिया, अब कंपनी की जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ा के कंसोलिडेट करके आपके पैसों को रिटर्न्स में कन्वर्ट करे, और जो करेंगे ही, आपने टाटा को पैसे दिए वो कन्वर्ट करेंगे ही, क्योंकि उनका बिजनेस है, वो उसको प्रॉफिट में लाएंगे, प्रॉफिट में लाएंगे, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना ही है। ऑफ कोर्स यू शुड इन्वेस्ट, एवरीवन शुड इन्वेस्ट। बट ये चीज़ को ना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। यूट्यूब में इतने वीडियोज़ हैं, मैं देख देख के एकदम तंग आ गया कि तो मैं अभी करूँ क्या। तो बीच में आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में मैंने स्टार्ट किया, म्यूचुअल इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड्स, जो कि टॉप 50 कंपनीज रहती हैं इंडिया की। तो मैंने अभी रिसेंटली किया, मैंने ना थोड़े पैसे डाले, दूसरे दिन 200 रुपये चले गए वहाँ से। मैंने बोला मैंने, और स्मॉल कैप में, मतलब इंडेक्स फंड का तो SIP चालू है मेरे पास, थोड़े से मैंने सेविंग्स किया था, वो उसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो मैंने थोड़ा अमाउंट स्मॉल कैप में डाल दिया, जो कि बहुत रिस्की रहता है। थोड़े पैसे डाले, 200 रुपये का लॉस पहले दिन। मामा का मैसेज आता है, आयुष कितना मार्केट कितना लॉस हुआ, मतलब मार्केट कितना गिरा है। मैं तब समझा ओके मार्केट गिरा है, मेरे को लग रहा था मैंने गलत फंड में पैसा डाल दिया हो। और रचना रनाडे का है एक CA है, यस यस, तो वो आई थी देश पांडे हॉल में, वहाँ मैं भी था। तो उसने एक लाइन कही थी कि मार्केट ही क्यों ना हो, इंसान भी ऊपर जाता ही है। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ना ऊपर जाता है। तो वहाँ 200 रुपये का मेरा बैलेंस हुआ, 2 या 3 दिन में वो ज़ीरो हो गया, न्यूट्रल एकदम 200 से। फिर वहाँ प्रॉफिट बनना चालू हुआ। तो म्यूचुअल फंड्स इज़ बेस्ट या फिर पर्टिकुलर स्टॉक इज़ बेस्ट? इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनरलिटी में आपको मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा लॉन्ग टर्म में देखो। आप एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हो ये गिनो ही मत, या तो फिर वही करो। लाइक इफ यू आर एन इंजीनियर एंड इफ यू आर अ कोडर, आप कोड अच्छा बनाने में ध्यान दो, आप कोडिंग प्रोग्रामिंग अच्छे करने में ध्यान दो, ठीक है। आप अपना मेरा यूट्यूब वीडियो कितना अच्छा बनेगा इसमें ध्यान दो। दैट इज योर बिजनेस, दैट इज योर वट एवर योर मेन स्टेज। इससे जो पैसा बना रहे हो इसका 20% सेव करके रखो, 20% में से 10% आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको डर नहीं है। गोल्ड, FD, कोई FD बनाना नहीं चाहिए आज, जस्ट टेलिंग द ऑर्डिनरी ऑडियंस कि उसमें से 50% चीज़ों को स्टेबल इसमें डालो, उसमें से 5% चीज़ें म्यूचुअल फंड में डालो, और बचा अभी 5% इसको आप किसी कंपनी के स्टॉक में डालो। वो टाटा डाल दो, रिलायंस डाल दो, ब्लू चिप कंपनीज में डाल दो, और भूल जाओ उस पैसों को। तुम ये सोचोगे कि मैंने MRF का एक शेयर खरीदा है 1 लाख रुपए का, अब वो आज 98,000 का हो गया है, मेरे 2,000 रुपए डूब गए, रो मत यार। मई 2000, ठीक है, अगस्त 2023 में 1 लाख रुपए का हो गया था, ठीक है। सितंबर 2023 में वो 95,000 का हो गया था, आज वो 1.5 लाख रुपए का हो गया है। तो तू पैसे डाल के भूल जाओ, कोडिंग में ध्यान दो, या तो ब्रोकर बन जाओ और वही करो। You cannot expect that you will be a stock market enthusiast and specialist and you'll also be a good doctor or programmer or a chartered accountant or a teacher or whatever. उसको भूल जाओ ना, don't do it, उसको खेलने दो, अदरवाइज तुम सो नहीं पाओगे। या मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, आज वो 80,000 हो गया, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, तो नींद खत्म। तो पूरी दुनिया का टेंशन तेरे सिर पे रहेगा अगर तुम स्टॉक मार्केट को अपना मेन बना लोगे। ये रे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, अपना स्टॉक मार्केट 5,000 पॉइंट से गिर गया, अरे मेरा शेयर भी 5% नीचे गिर गया। दुनिया में कोई भी इवेंट होता रहे, इसका टेंशन मुझे रहेगा, भूल जा। मैं ये सारी चीज़ें करता था, 5% अभी मैं अपना पर्टिकुलर एक स्टॉक पिक करके उसमें डालना स्टार्ट करूँगा। मैंने कैसे 11th-12th में ना पैसे बहुत बचाए। मेरे डैड मुझे 100 रुपीज़ देते थे, लिफ्ट मांग के आता था। मैं, एक मेरा फ्रेंड था, बोलता मैं लिफ्ट मांग के जाता हूँ। मैंने बोला कैसे करता है ये? तो बोला कर, तू भी स्टार्ट कर, सीख जाएगा। अब मेरे से अच्छा कोई लिफ्ट नहीं मांग सकता, इतना अच्छा बन गया हूँ मैं। क्या करता था, कोई जाता था, अंकल सामने तक जा रहे हो, एकदम कॉन्फिडेंस से
और एक और चीज़ नोटिस की है, जब बैग नहीं रहता था ना मेरे पास, मेरे को कोई लिफ्ट नहीं देता था, तो स्टूडेंट को लिफ्ट मिल जाती है, तो मैं लिफ्ट मांग के काम चलाया और मैंने आई सेव्ड अबाउट 50,000 रुपीज़ 2 साल में। मतलब सेविंग करके ही मैंने 50,000 बचाया। जब ये बात मतलब बाकी सबको मालूम थी, पापा को जब मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया ना, पापा बोले यार तू बचाने में तो बहुत सही है। तो मैंने वहाँ से अब कुछ कुछ पैसे मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ें, मैंने स्टॉक में लगाया, म्यूचुअल फंड्स में डाले। तो आप पर्सनली किस में बिलीव करते हो, म्यूचुअल फंड्स आप किस में करते हो I'm a इन्वेस्ट? chartered accountant. We believe in diversification. We believe in investment in everything possible. अभी कैसा ना कुछ परसेंट आप रिस्क कैपिटल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच लॉस बेयरिंग कैपेसिटी यू हैव. तेरे पास 1 लाख रुपए है, तेरे पास 20,000 रुपए तेरे इधर उधर हिल गए, तू हिल जाएगा. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लॉस बेयरिंग. तुम कितना पैसा नुकसान बेयर कर सकते हो. तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं, तो हम लोग ऑप्शंस में भी खेलते हैं काफी बार. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एपेटाइट डू यू हैव, कितना आपको रिस्क लेना है. हम मैं पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करता हूँ, जबकि उसमें लॉक इन है 15 साल का. सो वी हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अलग अलग जगह पे पैसा डालते हैं और खेलते रहते हैं. मैंने बहुत इससे सुना है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड कर अपने आप ही कर देता है वो, लेकिन हम लोग को थोड़ा ज्यादा समझता है मार्केट, तो हम लोग म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं, लेकिन हम लोग भी अपना एक्सप्लोर करते रहते हैं. ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें ना अर्ली एज में लोगों को पता चलेगी ना, तो बहुत उनका फ़ायदा होगा। आप जनरली आप सी एस की ट्यूशन कोचिंग देते हो, तो वहाँ लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के हम बारे लोग में बताते बताते हो? हैं, लेकिन उससे ना नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि स्टूडेंट एकदम लालची बनने की कोशिश कर जाता है. वो सोचता है कि मैंने आज 200 रुपये कमाए, मैंने 300 रुपये कमाए. मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट, सबके लिए मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि यार पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, वो पढ़ाई अच्छे से करो, उसमें पूरी जान लगा दो. पढ़ाई करते वक्त सरस्वती प्राप्त करो, आप लक्ष्मी के बारे में ना सोचें. क्योंकि अगर आप एक बार वो मनी माइंडेड बन गए एक बार, और तुमको पैसों का चस्का लग गया, तो दिस नो कमिंग बैक. सेम चीज़ मेरे डैड ने बोले थे, तो वही बोल रहे थे। मैंने उनको प्रॉफिट के बारे में बताया था, पापा देखो मेरा लॉस हुआ था, अभी मार्केट ऊपर चढ़ गया है। क्या कर रहा है बोले, तू एक बार पैसे की लालच लग जाएगी ना, तो तू वहाँ ही घुस जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ, उसको एज ए साइड बाय साइड चलते रहो, लॉस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया फाइनेंस के बारे में। मतलब आप सीए हो तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर बीइंग ए साइंस स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हमको कोई नहीं बताया, आपको भी इतना, मेरे जो साइंस के सर है, फिजिक्स वगैरह जो पढ़ाते हैं, अभी भी जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं सोचता कि उनको इतना नॉलेज होगा जितना आपको सीए में है। तो मतलब जो सीए पढ़ता है ना, उनको रहता है, रहता है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट होता है वो, कहीं ना कहीं सिलेबस में भी है। सिलेबस का पार्ट है ना, हमें पढ़ाया जाता है ये सब. दिस टर्मिनोलॉजीज, डाइवर्सिफिकेशन, ब्लू चिप, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम सीए में. that's why this course is powerful, no? यही तो पढ़ाया नहीं जाता हमको. हाँ, यही नहीं पढ़ाया जाता। डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर्स, दे आर सो बैड एट दीज थिंग्स. उनको कुछ नहीं पता है. स्पेशली डॉक्टर्स, उनका पूरा नाता तो उठ चुका होता है पैसों से. उनको सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, उसे मैनेज करना बिल्कुल, दे वेरी बैड एट. इंजीनियर्स मैंने देखा थोड़े वर्सेटाइल होते हैं. उनको हमेशा इंजीनियर्स के बाद मैंने एक बैड फीलिंग उनमें हमेशा रहती है, दे ऑलवेज फील अंडर एजुकेटेड. उनको ऐसा लगता है कि यार ये मजा नहीं आया मेरे को, ये कर दिया मैंने, हो गया, मेरे को मजा नहीं आया. तो दे ऑलवेज एक्सप्लोर. डॉक्टरी में ऐसा है कि ये लोग 30 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं. तो इनको लगता है भाई मैंने बहुत पढ़ लिया और मुझे सबसे ज्यादा आता है. बट एक्चुअली ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए. यस, मेरे को भी वही लगता है। बहुत लोग पैसा कमा लेंगे, लेकिन उनको मैनेज करना सिखाना चाहिए स्कूलों में, है ना? कोई नहीं सिखाता है। कॉलेज में भी वैसे ही चल रहा है, स्कूल में भी वैसे ही चल रहा है। इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के 1970s 1980s के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है. अरे जब पैसा ही नहीं था लोगों के पास, तो क्या पैसे के बारे में पढ़ाएंगे? आपको ये नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो है, अब लेट्स सी हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. अब मुझे ये बात तो कहना नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल आया हमारे कॉलेज में। कौन सिखा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप? जो कि 10 साल से मैथ्स या फिर कोई और चीज़ पढ़ा रहा था, ऐसा वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखा ऐसा रहा है ऐसा यार। क्यों होता है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपके कॉलेज क्यों आएगा अपना टाइम वेस्ट करने? वही तो, एंड मैं ये सोचता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप सिखा ही रहे हो तो जिसने बहुत बड़ा स्टार्टअप किया है, एंटरप्रेन्योरशिप उसने एक्चुअल में जिया है, वो सिखाए तो बात बने। बट मैं, इफ आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, why would I come down to your college every day and shell my 2 hours
for teaching you students whom I'm not sure about whether you really want to learn. तो कॉलेज की दिक्कत है ऐसा बंदा ढूंढने की, तो आपको जो भी टीचर मिला है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है. जिसको सही में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है, IIM से MBA करे, आप इंजीनियरिंग करो, राइट? तो इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योरशिप का अगर सब्जेक्ट है, इन इटसेल्फ इट्स अ बिग थिंग. और इसी साल से applicable. Very nice that is. That's a new curriculum and that's a really well designed course, I would say. अगर ऐसा है तो trust me on this. Don't expect all the teachers to be good. हम लोग आजकल की स्टूडेंट जो है टीचर डिपेंडेंट बहुत है, टीचर ड्रिवन बहुत है. हमारे टीचर ने ऐसा करवाया तो सही है, हमारे टीचर ने ये नहीं करवाया तो मैं फेल हो गया. हम लोग हमारे टीचर में बिलीफ रखते थे, लेकिन हम हमारे टीचर को रीजन नहीं बनाते थे हमारे फेलियर का. हम लोग कहते सर आपने हमको सिलेबस बता दिया ना, वी आर ऑन आवर ओन नाउ, वी विल मैनेज. आजकल और ऐसा भी आ गया है, मतलब लोगों में ना एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये सब का एकदम बूम हो चुका है, मुझे करना ही है. ऐसे भी बहुत लोगों से मिला हूँ मैं जिनको एक्चुअल में कुछ चीज़ें जहाँ गैप है वो फिल करना नहीं है. उनको ये बताने में मज़ा आता है मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, बहुत कूल लगता है ये वर्ड स्टार्टअप. बट एक्चुअल में जो लोग एकदम ड्रिवन रहते हैं कि मुझे ये गैप दिख रहा है, मेरे को इस किसी भी तरीके से इसको फिल करना है, वो बंदा ले जाता है. लेकिन आजकल स्टार्टअप बहुत, मैं कुछ भी चीज़ें कर लिया स्टार्टअप. दैट्स अ रॉन्गली यूज्ड वर्ड. स्टार्टअप, आपने कॉफी शॉप खोल दिया तो ये स्टार्टअप नहीं हुई है. दिस इज यूर डूइंग अ बिजनेस. स्टार्टअप इज अ प्रॉपर डेफिनेशन. और आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप तभी बोल सकते हो जब एक इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, जब वो आपको अप्रूव करता है एज अ स्टार्टअप, देन यू कैन कॉइन योर बिजनेस एज अ स्टार्टअप. सो दैट्स अ वेरी मिसप्लेस्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड. You are opening a chai ka tapri and you are saying it's a startup. It cannot be startup. Startup is an entrepreneurial endeavor which has never been done before in our country. It has to have some innovation ability in it. This is where the startup picture has come from. आप franchisee बांट देते हो, just because you can sell a lot of franchises does not make you a startup. So that's a very grossly and wrongly used word. है ना, आजकल के यूथ मतलब वही कर रहे हैं स्टार्टअप. और क्या बताने में कूल लगता है, तो कि धंधा है वो, चलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. सिर्फ कूल वर्ड होने से नहीं चलता, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. लाइक फ्लिपकार्ट, दिस इज वेयर द एंटरप्रेन्योर जर्नी ऑफ इंडिया, द स्टार्टअप जर्नी ऑफ इंडिया स्टार्टेड, बायजूस एंड फ्लिपकार्ट. मैं नहीं मानता फ्लिपकार्ट को एक सक्सेसफुल कंपनी. वेयर आर द प्रॉफिट्स? वेयर आर द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट मार्जिन, they are not earning profit, they're into losses. Where is Byju's today? Tell me. फिर जब तक के आपका स्टार्टअप पैसे नहीं बनाता, तब तक के उसका नेटवर्थ के बेसिस पे वैल्यूएशन करना है स्टूपिडिटी. मुझे एक चीज समझती है कोई भी बिजनेस, ये स्टार्टअप इस वर्ड को अलग रखो. स्टार्टअप इज न्यू एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच हैज नेवर बीन ट्राइड. इंडिया के सारे स्टार्टअप्स आर कॉपीड वर्जन्स ऑफ अमेरिकन स्टार्टअप्स. लाइक हमारा ओला हैज बीन कॉपीड फ्रॉम उबर. Flipkart, these Bansals, they were the employees of Amazon. उनके विजन स्टेटमेंट में ये लिखा है, we want to be the Amazon of India. If you cannot have a vision of your own, ठीक है, so I feel do something unique which will be valued by the society and keep doing it, no matter what name it is given. Label is not important. Its value is important. लोगों से इंस्पायर होना स्टार्ट कर देते हैं. पहले एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती थी, मैं अपने इससे बता रहा हूँ, हमारे रोल मॉडल्स ना, मॉडल्स एक्टर्स हुआ करते थे. मैं ये हूँ भाई, ये तो फ़ैन ही है. एंड आजकल मेरे रोल मॉडल्स मतलब जिन्होंने एक्चुअल में गरीबी देखी है एंड फिर वहाँ से उभरे हैं, जैसे अभी मैंने एक आध महीने से 1 तारीख से रामायण देखना स्टार्ट किया, तो मेरे रोल मॉडल भाई राम हो गए. You get inspired from everything. You can get inspiration from everything. Just be good. Be good at whatever you do, and it should be valuable to the society. That's the startup. Don't label anything. Don't portray yourself as to be very good or very big. People will say about. If you're good, it will be talked about. If you're good, you will get the recognition. Why do you want instant recognition? Patience रखो यार, सब सही होगा. आयुष में दम है ना, तो पता चलेगा सबको. तो तू प्रूव कर देगा, तो चिल्लाएगा ना,
कोई नहीं मानेगा. Like Virat Kohli used to foul mouth a lot in the early phase of his career because he was expecting respect right from day one. बट नहीं मिल रहा था, तो उसका वो उबल रहा था अंदर से. शांत क्यों हो गया? वो उसको पता चल गया. प्ले वेल, नो पीपल विल अप्रिशिएट. बहुत इट्स ओके, एवरीवन लर्न्स. चल गया पता. एवरीवन लर्न्स. सी हिज बिहेवियर, ही इज सो डाउन टू अर्थ नाउ. बहुत इट चेंजेस. हैव पेशेंस, योर टाइम विल कम. ऐसा जब टीनेजर में रहते हैं ना, बहुत एंगर आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, जैसे अभी कोहली की बात की है. अभी कितना शांत हो गया है, मतलब वो मंदिर वंदिर जाता रहता है, स्पिरिचुअल आदमी बन गया भाई एकदम. तो मैटर करता है, मतलब आप चीज़ें में, मतलब मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, चीज़ें मैटर करती है, वो शांत हो जाता है आदमी. मैं बता रहा हूँ ना, आई डोंट Patience. अंडरस्टैंड मेडिटेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी. लेट मी बी ऑनेस्ट. आई अंडरस्टैंड वन थिंग, पेशेंस इज अ वर्च्यू दैट यू हैव टू हैव. आई वॉज इम्पेशेंट, आई वॉज वेरी इम्पेशेंट. आई हैव लॉस्ट अ लॉट इन माई लाइफ पर्सनल लेवल पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस. यू कीप पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन. जैसे तुमने उस दिन अपने फ्रेंड को बोला मुंबई में, अपने को जाके उनकी बात सुननी है. हैड यू बीन इम्पेशेंट दैट डे, तो लड़ाई हो जाती, रिलेशन खराब हो जाते. एग्जैक्टली. इट्स ओके, लेट गो. कभी किसी की बात सुन ली तो क्या तुम छोटे बड़े बन जाओगे? मैं ना, मेरे लाइफ में ना बहुत ये भी हुआ है, बुक्स ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है. साथ ही साथ में मैंने, आई हैव रीड ओवर 20+ बुक्स ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो. पहली बुक थी मेरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. मैंने भी आपके इंस्टा पे देखा है कि आप ना लोगों, स्टूडेंट्स को हाँ, हाँ. बुक्स देते हो. उसके पीछे का आप मैं बुक्स बुक्स पढ़ते पढ़ता हूँ, और हमारे ज़माने में कल्चर ही नहीं था. मेरे को एक बंदे ने पूछा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, कितनी बुक्स पढ़ी है तूने? तूने तो बहुत बुक्स पढ़ी होगी. अब आई हैड नो रीज़न, समहाउ मैंने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया. एक लोग जज करते, लोग लेबल कर देते कि यार तू तो ऐसा कर रहा होगा, तू तो पैसे बना रहा होगा. अब यार हर इंसान का एक ग्राउंड रियलिटी होता है कि क्या उसने वो चीज़ करी है या नहीं करी है. बट समटाइम्स आपके साथ एसोसिएटेड जो टैग रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, डॉक्टर का, एक स्टार्टअप फाउंडर का, वो इतना बड़ा होता है कि वो तुम पे किसी ना किसी टाइप का प्रेशर डालता है. अब उसको मैंने बोल दिया हाँ यार मैंने ये बुक पढ़ी है, जबकि मैंने नहीं पढ़ी थी. अब मुझे एकदम उसका गिल्ट आने लग गया अंदर ही अंदर. ठीक है, मुझे उसका गिल्ट आने लग गया अंदर ही अंदर कि यार इसको झूठ बोल दिया यार मैंने, ये तो गलत हो गया यार ये तो. और दिस इज वेयर आई स्टार्टेड रीडिंग एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. अब स्टूडेंट्स को कैसा है मुझे पता है, कोई नहीं पढ़ता. इंडिया में कल्चर ही नहीं है, इंडिया में पीस ही नहीं उतना कि तुम बैठ के, ऐसा बैठ के तुम पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स छोड़ के तुम ये पढ़ रहे हो, फिक्शन पढ़ रहे हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो. इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता इंडियन हाउस होल्ड में. तुमको वो बोल देंगे तू ये क्या पढ़ रहा है भाई, फिजिक्स पढ़, फाइनेंस पढ़, मैथ्स पढ़, ऐसा बोल देंगे. लाइक आई एम अ लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ लर्नेड पर्सन, राइट? माई डॉटर इज नॉट वेरी गुड एट मैथ्स. सो आपने जैसे बताया कि आपकी डॉटर मैथ्स नहीं पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर आता है कि तू भाई मैथ्स पढ़. लेकिन ये फिर सही है कि गलत है ना? डूइंग व्हाट शी लाइक्स टू डू, तो लेट हर डू इट. नो, एनकरेज कर, करेक्ट. लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता है ना, इंडिया में आर्ट्स का इतना वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स का सपोर्ट रखो तुम. ये अंदर का पेरेंट कहता है. वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट एक बुक पढ़ता रहे, किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ता रहे, तो मुझे लगता है आज का भी इंडिया का एक लर्नेड पेरेंट ये बोलेगा उसको कि यार तू अपनी स्टोरी बना, क्या तू दूसरे की स्टोरी पढ़ रहा है. मुझे लगता है बुक्स कैन इंस्पायर पीपल. मुझे लगता है बुक्स कैन हेल्प देम टू मीट एंड अंडरस्टैंड द nuances of life of the other person, or especially autobiographies. They make you meet a new people, and I feel every person is a new door to a different world. तो बुक्स के थ्रू आप किसी को मिल ही सकते हो डायरेक्टली टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ. इट मे मोल्ड यू इन सम और द अदर वे. लेट देम रीड. किसी ने बहुत ही अच्छा खाया है, मतलब एक आदमी जीता है 80 साल ऑन एन एवरेज, उसने उस पूरे 80 साल की जर्नी एक छोटी सी बुक में लिख दी है. तो वाई नॉट टू रीड? मैं अपना 11-12 के बाद से बुक रीडिंग स्टार्ट कर दिया था एकदम. मैंने देखा है आप लोगों को ना बुक्स देते हो स्टूडेंट्स को, इसके पीछे का क्या यही रीजन है कि भाई तू तो पढ़ता नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं. एक बुक तुम मुझसे जीत रहा है तो आपको क्विज जीतना पड़ता है, वो भी लगातार 3 क्विज जीतना पड़ता है.
ठीक है, तब कहीं जाके आपको बुक मिलती है. तो इट्स अ वेरी हार्ड एंड बुक दैट आई गिव, एंड आई डू नॉट गिव ओके बुक्स, आई गिव गुड बुक्स. जैसे उसको सही में या तो मोटिवेशन मिले या तो किसी का लाइफ स्टोरी मिले. जैसे धोनी का बुक दे दिया, या फिर आपने जैसे कहा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी का बुक. ठीक है, जेफ केला का बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये बुक दे दिया. तो वो बुक्स भी ऐसी होती है जो पढ़ते ही है वो, तो एक बार एक हैबिट इनकलकेट होगी उनमें. आई जस्ट वांट टू बी अ स्टार्टअप गाय इन देयर लाइफ विल मेक देम टू रीड बुक्स, क्योंकि अपने यहाँ कल्चर नहीं है अभी तक नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ बुक, तो मेरे दादाजी बोलते हैं कौन सी बुक मंगवा रहा है. मैं बोला सेल्फ ग्रोथ की बुक है. क्या है? बोले ये मतलब मैंने बोला थोड़ा हटके है अपने एकेडमिक्स से. तो फिर उनको बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने उनको बात बताया कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है. फिर मैं अभी थोड़ा ही जैसे ही दिन हुआ ना 2-4 महीने, अभी कौन सी बुक मंगवा रहा है, अभी कौन सी बुक मंगवा रहा है. कभी कभी उनको देता हूँ मैं पढ़ने के लिए, उनको अच्छा लगता है. रिसेंटली आई एम रीडिंग वन बुक कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड. ओजी मैंडिनो की है. इतनी सी बुक है, बट उसको ख़त्म करने में ना 1 से 1.5 साल लगने वाले हैं. राइटर ऑथर ने क्या किया है, 2-2 पेज के स्क्रोल बना दिए. मतलब स्क्रोल मीन्स पैराग्राफ है, एंड वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है. एक स्क्रोल को ना 5 हफ्ते देने हैं, उसे रोज़ पढ़ना है. और ऑथर ने कहा है एक दिन में 3 बार पढ़ना है. एंड मैंने वो पढ़ा, 5 हफ्ते मेरे कंप्लीट हुए. रिसेंटली पिछले हफ्ते ही कंप्लीट हुए. उसमें क्या दिया था फर्स्ट स्क्रोल में कि लव इज़ एवरीथिंग. तुम वर्स्ट चीज़ें भी देख रहे हो ना, प्यार से देखो. लव एकदम अच्छी नज़रों से देखो. तब मैं हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना वो चीज़ें इनकन हो जाती है अपने बॉडी में. तो मैं कुछ भी पेरेंट्स का झगड़ा चालू है, पहले मैं चिड़चिड़ हो जाता, क्या यार इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हो तुम लोग. अभी भाई एकदम अच्छे से देखता हूँ, मम्मी क्या हुआ, क्या किया पापा ने, ऐसा ऐसा देखता हूँ. चीज़ें मैटर वर्क करी मेरे लिए जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग. एंड वो इतना मैं उसमें मग्न हो गया कि लव इज़ अबाउट एवरीथिंग. सेकेंड स्क्रोल अभी मैं रिसेंटली मंडे से स्टार्ट करूँगा. उसमें सेकेंड स्क्रोल अभी तक मैंने देखा नहीं हूँ, बट बहुत अच्छी बुक है, ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड. एंड मैं मुंबई गया था, वहाँ भी ऐसे स्ट्रीट में रैंडम चल रहा था, इकिगाई उठा के ला लिया. अभी उसको भी स्टार्ट करना है. एटॉमिक हैबिट्स भी पड़ी हुई है. तो ये चीज़ें एंड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको सक्सेस चाहिए ना, तो छोटी छोटी हैबिट्स के ऊपर जितना ध्यान रखोगे उतना सक्सेस मिलेगा. ये मैंने बुक से पढ़ा हूँ. मतलब बहुत सारी चीज़ें मीन्स मेरे पेरेंट्स भी बोलते तो इतना चेंज कैसे हुआ है. मैंने बोला एक तो यूनिवर्स को मैं जान गया कैसे वर्क कर रहा है. स्पिरिचुअलिटी में गया, मैं मेडिटेशन वर्क किया. पेशेंस जैसे आपने कहा, बहुत पेशेंस आ गया मेरे अंदर, इतना कभी पहले नहीं था लाइफ में. तो ये सारी चीज़ें होती है. एंड कभी स्टूडेंट आपको ये बोलता है कि यार ये मतलब ऑब्वियसली सामने से तो नहीं बोलता होगा, लेकिन आपको समझ आ जाता होगा चेहरे फेस पढ़ना. तो 12 साल 15 साल से आप टीचिंग करियर में, फेस तो अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे. स्टूडेंट को कभी कभी आपका समझाया हुआ नहीं क्यों समझता होगा? होगा. जरूरी थोड़ी है. कभी हमारी एनर्जी कम हो जाती है, कभी उसका ध्यान कम हो जाता है. तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नहीं समझाओ, फिर से पढ़ाएंगे, क्या प्रॉब्लम है. अपन को ना मतलब एज ए टीचर, मेरे टीचर हमेशा बोलते थे अपन को ऐसे बनना है कि सामने वाला आके तुमसे अगर डाउट पूछना है तो वो हिचकिचाए नहीं. वो सामने से आके तुमको कॉन्फिडेंट बोले भाई मेरे को नहीं समझा तो फिर से समझा दे. वैसा टीचर बनना है. एक स्टूडेंट को ये हेजिटेशन ही निकल जाना चाहिए कि वो तुमसे झूठ बोले. उसने बोल देना चाहिए लर्निंग के वक्त कि सर सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, प्लीज री एक्सप्लेन. इतना कंफर्ट आप बनाए रखो क्लास में. दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू. ऑफ कोर्स ठीक है, मेरे चेहरे पे दिख जाता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई एक्सप्लेन हिम अगेन. टीचिंग को ही कंटिन्यू करना है. गुड नो मैटर व्हाट टीचिंग एज मैटर नहीं करता. I'll never drop it. एंड अपने इंडिया में ऐसा कल्चर भी है कि 60 के बाद रिटायरमेंट लेना है भाई. एंड मेरे जो दादाजी है वो खुद एक यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया था. रिटायर वर्ड से चिढ़ते हैं वो. हम कई फैमिली फंक्शन में जाते हैं, ओल्ड एज से पूछते हैं क्या कर रहे हो, रिटायर हुए घर पे बैठे हो. मैं उनको बोलता हूँ दादाजी शांत. वो एकदम उतर आते हैं, भाई तू क्या रिटायर घर पे बैठा है, काबिल नहीं है क्या किसी काम के. उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया एंड उन्होंने फिर
लॉ वगैरह भी किया है एंड वो घर पे बैठ के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका ऑफिस ज़बरदस्त है। वो हमारे पूरे फैमिली के ना इंस्पिरेशन है। मेरे बड़े पापा भी उनका एग्जांपल देते हैं, यार वो बनना है तो उनके समान बनना है। करेक्ट। उस ज़माने में यूपीएससी क्लियर किए, मतलब बहुत सही पर्सन है। उनका कैसा था, मीन्स उन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किए एंड उनका ये मानना था कि जब भी जो चीज़ कर रहे हो ना दिल लगा के करो। करेक्ट। यूपीएससी में उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे एंड द मोमेंट ही गेट जॉब ना, वो सत्यवादी है। उन्होंने फिर लॉ किए, फिर वहाँ से कंटिन्यू किए। तो उनके डिक्शनरी में ना रिटायरमेंट वर्ड ही नहीं है। वेरी गुड। 70+ हो चुके हैं एंड स्टिल। वेरी गुड। दैट्स हाउ इट शुड बी। क्यों रिटायर है नहीं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिटायर? यू स्टॉप एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। यू कैन नॉट डू दिस। मेरे पापा भी वही बोलते हैं, रिटायरमेंट डिक्शनरी से हटा दो एंड जब तक काम कर सकते हो ना तब तक करो। द मोमेंट यू सिट इन द होम ना, तुम्हारा ना, मेरे पापा ऐसा बोलते हैं, तुमको ना सारी बीमारियाँ जकड़ लेगी। तुम 20 साल से काम कर रहे हो और एंड तुम चुटकियों में ऐसा घर पे बैठ गए हो, लाओ भाई मुझे थाली दो, मुझे खाना दो। लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लाइफ में ना कुछ एडवेंचरस रहना चाहिए। ओके, सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपके समान टीचर अगर सभी स्कूलों में, मैं जितना भी टू बी ऑनेस्ट 1 घंटा बिताए हो आपके साथ, आपके समान टीचर सभी स्कूल में हो गया ना तो इंडिया का लेवल, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल चल जाएगा इंडिया में। हर स्कूल में, हर सिटी में, हर एरिया में हर किसी को अपना मेंटर मिल ही जाएगा अगर वो ढूंढ रहा है तो। लाइक मैं सच बता रहा हूँ, लाइक आई डिड नॉट स्टडी फ्रॉम अ वेरी वेरी बिग स्कूल ऑफ आवर सिटी, बट मेरी टीचिंग पूरी इंस्पायर्ड है मेरी क्लास टीचर वर्षा टीचर से। हमारे केमिस्ट्री के सर थे दंडे सर, उनसे पूरी उनसे इंस्पायर्ड है। आई हैव लर्न फ्रॉम देम। दंडे सर से मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी है, बट ही इज सम ऑफ द अदर वेयर inspired me in many ways. Varsha ma'am has inspired me in many ways. So कैसा है, मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर्स अच्छे होंगे, नहीं। स्कूल के टीचर ओवरवर्कड होते हैं, इसलिए वो उतनी एनर्जी नहीं दे पाते। ये भी एक ऑनेस्ट ट्रूथ है। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग दैट दे आर वेरी ओवरवर्कड। एक टीचर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक काम करेगी, उसके बाद 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम करेगी, पेपर चेक करेगी, ठीक है, अटेंडेंस मार्क करेगी, पेपर्स चेक करेगी। टू मच ऑफ वर्क, दे आर ओवरबर्डन्ड विद वर्क। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, स्टूडेंट्स तो आते जाते रहते हैं, हर साल स्टूडेंट्स बदलते हैं, लेकिन आपकी मेमोरी, मैंने देखा हूँ अभी रिसेंटली बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक आपको सभी लोगों के नाम याद है। आपने जब बताया आपने टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो वो 2 लोग जो आए थे 5 दिन वाले सी, स्टिल आपको उनके नाम याद है। तो ये नाम जो याद दिलवाते हैं ना स्टूडेंट, वो बहुत मैटर करता है एंड दिस सिम्स टू बी इम्पॉसिबल कि हर लोगों के नाम याद रहे, खासकर टीचिंग प्रोफेशन में। मतलब रिलेट नहीं कर पाते हैं लोग बहुत सारे। तो थोड़ा सा इसको अभी एंड ही करते हैं, बट वन लास्ट क्वेश्चन। पहले जब मैं सीए बनने वाला था, मैंने बहुत रिसर्च किया सीए एक्चुअल में करते क्या है। हर लोगों की अलग डेफिनेशन सुना मैंने यूट्यूब में। अब आप सीए है तो थोड़ा आप बता दीजिए, और जिनको सीए करना है उनके लिए भी ये क्लियर कर दीजिए एक्चुअल में सीए करते क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स are the experts with respect to accounts, taxation, finance, costing and most importantly audit. हमारा काम है अकाउंट्स को समझना, अकाउंट्स के सारे छोटी मोटी निटीज ग्रिटीज नुआंसेस को बारीकियां समझना और उसको क्रॉस वेरीफाई करना, जिसको कहते हैं ऑडिट। टैक्स में हमें एक्सपर्ट माना जाता है, तो हमें इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, इसमें हमें एक्सपर्ट माना जाता है, उसकी पढ़ाई होती है सीए में। फिनेंस का हमें नॉलेज आता है, मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉक मार्केट का, फिनेंस का हमें नॉलेज आता है, पैसा क्या है इसकी हमें समझ आती है, एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे बनता है इसकी हमें समझ आती है, और अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसको वेरीफाई करने की प्रोसेस को कहते हैं ऑडिट। हम ऑडिट के एक्सपर्ट है। तो ऑल इन ऑल दिस इज रिलेटेड टू मनी, दिस इज रिलेटेड टू हिसाब किताब, दिस इज रिलेटेड टू अगर कुछ गड़बड़ है अकाउंट्स में तो हम कैच करेंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन का वेरिफिकेशन का प्रोफेशन है। ओके, एंड जो लोग सीए करना चाह रहे हैं एंड मेक श्योर नहीं है वो लोग कि मैं करूँ या ना करूँ, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे मुझे आप? लगता है कि अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो हम बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं,
और आपको ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा समय है और ये एग्ज़ाम 6 महीने में एक बार होती है और हम लोग इसकी पढ़ाई सिर्फ 15 दिन करते हैं, तो हमारे पास लगभग 5 महीने खाली है. गिव इट ए ट्राई. एक बार ट्राई तो करो. सीए फाउंडेशन का एग्जाम तो दो, सीएसईटी का एग्जाम तो दो, एक बार देखो तो सही. अगर ये आपके लेवल के ऊपर का कोर्स है मान लो, तो फेल हो जाओगे. तो क्या, वैसे भी तुम्हारा ग्रेजुएशन तो चल ही रहा है, नुकसान क्या है? टेस्ट योरसेल्फ एट इंडिया लेवल. सीए एग्जाम इज एन इंडिया लेवल एग्जाम. ये कोई महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ या यूपी का एग्जाम नहीं है. दिस इज एन एंटायर इंडियाज. ठीक है, नेपाल से भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं. ठीक है, तो दिस इज इंडिया का लेवल का कोर्स. एक बार देख के तो देखो, इंडिया लेवल का कंपटीशन को एक्सपोज तो. पास हो गए तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करना. फेल हो गए तो तुम तो बीकॉम बीबीए कर ही रहे हो, नुकसान क्या हुआ? बाहर से भी लोग दे सकते हैं. दुबई से एग्जाम दे सकते हैं, नेपाल से एग्जाम दे सकते हैं, इंडिया के सेंटर्स होते हैं. अभी मेरा एक स्टूडेंट है जयंत, ही इज गिविंग एग्जाम फ्रॉम नेपाल. अभी पास होगा, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा. मतलब सेंटर से दे सकते हैं. दे सर, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगी. आईसीआई के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएगी, वहाँ पे एग्जाम भी दे पाओगे आप. कोचिंग सेंटर जैसे अपने इंडिया में. कोचिंग सेंटर्स तो वो पेन ड्राइव से पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ पे कोचिंग होती है क्या. तो वो स्टूडेंट मेरा पेन ड्राइव ऑनलाइन स्टूडेंट है वो, तो वो पेन ड्राइव से पढ़ता है. वो पेन ड्राइव मिलती है उनको, या फिर ऑनलाइन कोर्स जी गूगल ड्राइव का डाउनलोड करने का एक्सेस मिल जाता है उसको. ऐप बेस्ड पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ते हैं. इसलिए आई नो, दुबई से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो. इंडिया में ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर है. Okay, so one last question, then we just wind up. What is the best and the worst advice you have ever received in your entire The life? best advice that I have ever received in my life is कि यार, कि पवन घर आ जा, तू कर टीचिंग, तेरे को करना है तो. मैंने कहा पापा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फ्रेशर सी ये नहीं रहूंगा मैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. तो पापा कह रहे थे अपन देख लेंगे, तू चिंता मत कर, तू कर टीचिंग, देखो करने का मन है, एक्सपेरिमेंट कर. तो दैट वाज द बेस्ट एडवाइस कि टीचिंग में आना चाहिए पवन. पापा ने दिया हुआ एडवाइस, जब मैंने उनसे कंसल्ट किया, दैट वाज द बेस्ट एडवाइस. एंड द वर्स्ट एडवाइस नहीं बोलूंगा मैं, वर्स्ट डिसीजन बोलूंगा मैं, 10th के बाद मैथ्स छोड़ देना. आपने कभी मैथ्स ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए लाइफ में 12th तक, आपको चाहे वो आता हो या ना आता हो. कॉमर्स फील्ड में भी मैथ्स रहता है. कॉमर्स फील्ड में जहां पे भी अगर नंबर्स का खेल आ गया तो वो मैथ है. आप मैथ को सब्जेक्ट मत समझो, मैथ्स को एज अ लैंग्वेज समझो. जैसे हमारे लाइफ में इंग्लिश और हिंदी और मराठी का जो इम्पोर्टेंस है, मराठी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, आवर मदर टंग. हिंदी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इंग्लिश हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. वी डोंट डाइल्यूट कि इंग्लिश लेना चाहिए नहीं, वी डोंट कंसिडर कि मैथ्स मराठी लेना चाहिए या नहीं, हिंदी लेना चाहिए नहीं. वो है ही अपने लाइफ का पार्ट है. वो मेक मैथ एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट विल ओपन न्यू विस्टाज ऑफ योर थॉट प्रोसेस. जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काम आती है, फाइनेंस में खेलते हो, क्योंकि पैसा आ गया तो मैथ्स आ गया. यू कैन नॉट टेक अवे मैथ फ्रॉम योर लाइफ. डॉक्टर बनने के लिए मैथ्स नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं, गलत है वो. क्यों गलत है? बॉडी टेम्परेचर क्या आपका, अभी गिनो, आ गया मैथ. ब्लड प्रेशर क्या आपके दादाजी का, गिनो, आ गया मैथ. आपके बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल क्या है, आ गया मैथ. आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, 96 है, नहीं है, आ गया मैथ. यू कैन नॉट टेक मैथ आउट ऑफ योर लाइफ. एवरीथिंग इज मैथ. राइट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. स्टार्टिंग में मतलब पूरे लाइफ में आपकी कुछ तो भी इंस्पिरेशन हुआ होगा. My dad is my biggest inspiration. My dad is my biggest. He has worked very hard, very hard. I've seen him working hard. I've seen him failing. I've seen him succeeding. I've seen him struggling. I've seen him enjoying. I've seen him supporting. I have seen him breaking down. He has. उनके जैसा मैं उनका 10% भी बन गया ना, तो आई विल बी बेटर इन माई लाइफ. मैं उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा. वो बहुत ही परफेक्ट है हर चीज़ में, हर चीज़ में परफेक्ट है. यानी ये ऐसा भी नहीं चलता उनको. इट शुड बी परफेक्ट. I dress so well. Everyone admires me. He says, no, you don't dress well. तेरे यहाँ पे शर्ट में क्रीज आती है. So he's so good. He's very good. सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपकी लाइफ की जर्नी से, आपके सीएस के स्ट्रगल से. एंड आपने ये चीज़ें बताई जिसको बहुत करना रहता है ना, वो कैसे भी कर जाता है. ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें कौन सी कोचिंग मिली है, कौन सा प्रोफेसर टीचर मिला है. तुम्हें करना है ना, तुम कर जाओगे किसी भी तरीके से. ढूंढो तो सही. तो ये सर से मुझे सीखने को मिला है. एंड मैं भी सर से बहुत कुछ सीखा हूँ. मुझे भी पहले सीए बनना था, तो
बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही ये एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। सर कैसा It रहा was a great एक्सपीरियंस? experience. इसके पहले मैंने पॉडकास्टिंग तो नहीं किया, बट या आई हैव बीन ऑन इंस्टाग्राम लाइव विद सम ऑफ माय स्टूडेंट्स. इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, मजा आ गया. इट वाज गुड. थैंक यू सो मच. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ थोड़ा हम वाइंड अप करते हैं, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.